आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। पहाड़ी देशों में फंसे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जानिए क्या कहती है एक्सपर्ट्स। बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। हर राशि के लिए ब्लड मून का असर क्या है। नेपाल में चुनाव के चलते रुपईडीहा बॉर्डर सील। और इराकी शिया गुट क्या अब ईरान का साथ देंगे। जंग का सबसे दर्दनाक मंजर। ईरान की सड़कों पर एक साथ निकला 165 छात्राओं का जनाजा। आसमान पर सोने का दाम, चांदी में भी लगे पंख। मुझे झूठा फंसाया, राजपाल यादव रिलीज करेंगे अता पता लापता की 2 मिनट की क्लिप। सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, भारत वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल रोमांचक होगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण कई खाड़ी देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। इस कारण हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अब यह साफ नहीं है कि हालात कब सामान्य होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह लड़ाई कम से कम 4 हफ्ते चल सकती है। सवाल यह है कि क्या आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए भुगतान करेंगी। हालांकि डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए ट्रैवल्स के पास वैलिड इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसलिए विदेश जाने वाले ज्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस होता है, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं, यह 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है फ्लाइट बाधित होने के कारण और दूसरी पॉलिसी खरीदने का समय बीजेपी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में संगठन के मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को तरजीह दी है। बता दें कि देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पहचान है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जो राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरे में गिने जाते हैं। युवा नेता शिवेश कुमार को भी बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। यह खगोलीय घटना विज्ञान और ज्योतिष दोनों के नजरिए से बहुत खास मानी जाती है। विशेष रूप से यह चंद्र ग्रहण मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर असर डाल सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह शुभ रहेगा, तो कुछ पर इसका असर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में आसान भाषा में बताया गया है कि ब्लड मून क्या होता है और यह ग्रहण हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। लोग इस समय संयम रखें, नई योजनाओं या महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतें और ग्रहण के दौरान अनावश्यक तनाव से बचें। नेपाल में सांसदीय चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। बॉर्डर को चुनाव से 48 घंटे पहले बंद कर दिया गया था। यह प्रतिबंध 2 मार्च की रात 10 बजे से 5 मार्च की शाम तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में केवल आपातकालीन सेवाओं को ही आवागमन की अनुमति दी जा रही है। इलाज, दवा या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आने जाने वाले नेपाली नागरिकों को जांच के बाद प्रवेश मिलेगा, जबकि सामान्य आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान हर नाके पर मौजूद है और सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। सीमा सील होने का सीधा असर रुपईडीहा बाजार पर पड़ा है, जहां सामान्य दिनों में नेपाल से खरीदारी करने आने वाले लोगों की भीड़ रहती थी। वहीं अब दोपहर में भी सन्नाटा पसरा है। आमतौर पर नेपाली नागरिक कपड़े, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीदी के लिए बड़ी संख्या में आते थे, जिससे बाजार गुलजार रहता था। वर्तमान में रुपईडीहा की अधिकतर किराना, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद है। जो दुकानें खुली है वहां भी ग्राहकों की संख्या नगण्य है। सीमा बंद होने से कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा है और व्यापार लगभग ठप हो गया है।
पिछले कई दशकों से ईरान ने अपनी रक्षा रणनीति को केवल मिसाइलें, हवाई रक्षा प्रणाली और आंतरिक क्षमताओं तक सीमित रखने के बजाय इसके क्षेत्र में अपने प्रभाव से जोड़ने की कोशिश की है। इसी रणनीति के तहत ईरान ने लेबनान, इराक, सीरिया और यमन में सशस्त्र गैर राज्य समूह के नेटवर्क में निवेश किया है। ईरान की यह रणनीति न तो पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध पर आधारित थी और न ही स्थायी शांति पर। यह रणनीति दबाव, धमकियों और समिति मगर स्पष्ट हमलों के सिलसिले पर आधारित है, जो दुश्मन को व्यस्त तो रखती है लेकिन दूसरी ओर ईरान को किसी भी वैश्विक शक्ति के से बड़े पैमाने पर टकराव की तरफ नहीं ले जाती है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने ईरान के इस नेटवर्क में शामिल विभिन्न तत्वों को निशाना बनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान में चल रहे जंग से पूरी तरह अवगत है और यह संकट केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, दुनिया अंधी नहीं है, हर कोई इसे देख रहा है और अगर वह जानबूझकर अनदेखी करती है या अनजान बनने का दिखावा करती है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान में चल रहा युद्ध जल्द ही यूरोप और व्यापक विश्व को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को धुआं कर दिया है। इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए ईरान भी जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस 4 दिन का जंग का सबसे स्याह पहलू रहा जब ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा स्कूली बच्चों की मौत हो गई। आज इन बच्चियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ी गई और उन्हें दफन किया गया। ईरान में आज जब एक साथ कतार में इन बच्चियों के ताबूत रखे गए तो पूरा शहर मातम में डूब गया। जनाजे की नमाज के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। मिनाब शहर में ही सामूहिक जनाजे की नमाज अदा की गई। शहर के मुख्य मैदान और आसपास की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान एक साथ इन बच्चियों का जनाजा निकला। इसके बाद इन बच्चियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ी गई और शवों को दफनाया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे। सोने चांदी के दामों में फिलहाल पंख लग गया है। सराफा बाजार खुलते ही हर दिन गोल्ड और सिल्वर की कीमतें रिकॉर्ड बना रही है। 3 मार्च के दिन सराफा बाजार में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर पर उछाल आया है, जबकि चांदी के दामों में भी बदलाव देखा गया है। मध्य प्रदेश में मंगलवार के दिन सराफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की नई कीमतें लागू हुई है, जिसमें सोना महंगा हो गया है। मध्य प्रदेश के सभी सराफा बाजार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सोने और चांदी की ताजा कीमतें लागू हो चुकी है। चांदी के दाम 3,15,000 रुपए तक जा चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में चांदी की कीमत और बढ़ सकती है। अभिनेता राजपाल यादव ने 5 फरवरी को चेक बाउंस मामले में आत्मसमर्पण कर दिया था। करीब 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह मामला 2010 का है, जब यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और बाद में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। इस मामले के बारे में बात करते हुए अभिनेता ने दावा किया है कि उन्हें बिजनेसमैन माधव गोपाल ने झूठा फंसाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में धोखेधाड़ी या कर्ज चूक का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय की बुरी मंशा का नतीजा है। यादव ने शनिवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक अता पता लापता के सैटेलाइट राइट्स नहीं बेचे हैं और उन्हें अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि वो अंततः फिल्म को किस OTT प्लेटफॉर्म को बेचेंगे या नहीं। भारतीय टीम ने हाल ही में सुपर 8 के हाई वोल्टेज मैच में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर अंतिम 4 का टिकट हासिल किया था। अब टीम इंडिया अपने खिताब का बचाव करने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से भिड़ेंगी। इस मैच से पहले दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनील गावस्कर को लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप का सेमीफाइनल मैच बेहद रोमांचक होगा, जिसमें बल्लेबाजी में लचीलापन और जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाज की मौजूदगी से भारतीय टीम थोड़ा फायदे में रहेगा। इससे पहले 2022 और 2024 में भी इन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल खेले गए थे। इंग्लैंड ने 2022 में एडिलेड में भारत को 10 विकेट से हराया, जबकि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने 2 साल बाद वेस्टइंडीज के प्रोविडेंट में इसका बदला चुकता कर दिया था।